Welcome, friends. Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit everybody. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 140 earlier webinar videos, and more is being added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by everybody. Today's topic is probate, whether it is mandatory or as of today, is it mandatory or is it optional और इज इट नॉट एप्लीकेबल। सारे दोस्तों को आप ये बता दूं कि एनीबडी कोई भी अपना वसीयत बना सकता है। वसीयत, विल, मृत्यु पत्र पत्र वगैरह वगैरह, इच्छा पत्र, अलग अलग नाम होंगे। सो आप अपनी वसीयत, विल, आप किसी के भी फेवर में बना सकते हो, अपने खुद के परिजनों, परिवार के लिए, या अपने रिलेटिव्स के फेवर में, या अपने नज़दीकी या दूर के रिश्तेदार के फेवर पे, दोस्तों के फेवर में, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, कोई भी ट्रस्ट के फेवर में। आप अपनी प्रॉपर्टी इवन किसी गवर्नमेंट बॉडी को भी दे सकते हो, किसी अनजान व्यक्ति को भी दे सकते हो, किसी भी फॉरेनर को, माइनर को, माइनर मतलब 18 साल के नीचे के बच्चे को, या इवन वो व्यक्ति अगर मेंटली अनसाउंड है, दिमागी तौर से उसका ठीक ठाक नहीं है, उसके भी फेवर में आप वसीयत बना सकते हो। वसीयत बनाने के लिए एक मुख्य कंडीशन ऐसा है कि वो जो प्रॉपर्टी की वसीयत बना रहे हो, फ्लैट नंबर 101 बना रहे हो, तो 101 आपके नाम पे होना जरूरी है। अगर आप उसके नॉमिनी हो, ट्रस्टी हो, तो आप उस प्रॉपर्टी का विल नहीं बना सकते। जो आपका नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी, उसका विल आप नहीं बना सकते। गाड़ी आपके बीवी के नाम पे है, आप विल बनाओगे, वो नहीं चलने वाला है। आप ऐसा बोलोगे कि परिवार में 4 व्यक्ति हैं, सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे है, वाइफ गुजर गई, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे नाम पे आ जाता है, इसके लिए मैं उसका विल बना सकता हूँ। ये भी गलत है और गैर कानूनी है। तो सारांश में ये हुआ कि अगर वो प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम पे रजिस्टर्ड है, खड़ी है, नाम चल रहा है, तो ही आप उस चीज का वसीयत बना सकते हो। एक मेंटली साउंड पर्सन जिसका दिमाग ठिकाने पे, वो विल हर रोज बना सकता है, एवरी डे, सवेरे शाम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पर शर्त ये होता है कानून के अनुसार कि जो आखिरी विल बनाया हुआ है आपने, आखिरी से आखिरी, आपने 10,000 विल बना लिया, लेकिन 10,000 फर्स्ट विल जो आज बनाया 7:40 पे, वही लीगली इन्फोर्सेबल होगा। डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है विल पे, कई लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन कानूनी तौर तरीके से डॉक्टर के सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। बट वसीयत में डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मेंटली साउंड विटनेस कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है। 2 विटनेस नहीं है, आपका वसीयत नल एंड वॉइड हो जाता है। वसीयत के लिए जो कानून है, वो हिंदू रिलीजन के लिए और
नॉन हिंदू रिलीजन के लिए अलग अलग है। आगे की जानकारी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है एडवोकेट चिन्मय कल्याणकर साहब को टू कम एंड शेयर हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑन टुडेज टॉपिक। कल्याणकर साहब पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने अपना बहुत बढ़िया नॉलेज शेयर किया हुआ है। हमने आज फिर उनको रिक्वेस्ट करके इनवाइट किया हुआ है। अपने सारे फ्रेंड्स के बिहाफ में वी वेलकम एडवोकेट कल्याणकर साहब and request him to take over. Mr. Kalyankar, thank you. Please take over, sir. Hello everybody, and thank you Hemant sir for inviting me again. ये जो आप हमेशा जिस तरीके से आप ये काम करते हो पूरा टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड स्प्रेड द नॉलेज, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में और अगर हमें लीगल जो भी हमारे लॉज है उसका अगर प्रॉपरली यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो अवेयरनेस इज द की। अगर अवेयरनेस है लोगों में तो डेफिनेटली वी कैन इवन मेक द गवर्नमेंट टू ओबे अस, हमारा वहां पे चलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेलो एवरीबॉडी। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो इट इज रिगार्डिंग द मैंडेटरी, जो प्रोबेट मैंडेटरी है नहीं है, एप्लीकेबल है नहीं है, इवन इज इट इन एग्जिस्टेंस और नॉट। तो इसके बारे में हम लोग एक थोरोली डिस्कशन करेंगे। तो जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि जिस तरीके से पूरा विल या फिर सक्सेशन का जो केसेस होता है वो जिस तरीके से आगे बढ़ता है या फिर उसका क्या यूज होता है, तो इसके बारे में हम लोग ये ज्यादातर आज डिस्कशन करेंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक है उससे थोड़ा ऊपर उठ के ब्रॉड वे में हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो उसका इनहेरिटेंस के लिए जो लीगल जो भी क्राइटेरिया है या फिर जो रूल्स है, तो जब हमारे भारत देश पे, इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो उसके पहले उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग लॉज थे, अलग अलग चीजें थी जिसके जो अपने इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जो भी रूल्स है वो उसके हिसाब से चलते थे। लेकिन इन 1925 इंडियन सक्सेशन एक्ट लाया गया, और ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे होना चाहिए, जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि अलग अलग रिलीजन जो होते हैं तो उनका कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इंडियन सक्सेशन एक्ट में है। लेकिन इंडियन सक्सेशन एक्ट का ये भी है कि जो भी प्राइवेट लॉज है, हर एक रिलीजन के प्राइवेट लॉज है, तो उसको वो ओवरराइड नहीं करता है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में सक्सेशन कैसा होना चाहिए, इन द सेंस प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसा होना चाहिए, वेदर मेट मूवेबल इमूवेबल, किस तरीके से वो किसको जाना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी इंडियन सक्सेशन एक्ट में दी हुई है। तो ये जो इनहेरिटेंस होता है थ्रू इंडियन सक्सेशन एक्ट, इट इज वन ऑफ द विल, इज वन ऑफ द वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसमें दो टाइप के कैटेगरी होती है। जो इंटेस्टेट होते हैं, जो जिसमें विल नहीं बनाया हुआ है, तो उनका जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस का वो अलग इनहेरिटेंस है। जो प्रॉपर्टी का है, जो जिन्होंने विल बनाया है उनका कैसे है, इसके आगे वो उसका कैटेगरी अलग है। तो मेजरली जो प्रोबेट डील करता है, जहां पे जिस कैटेगरी में विल बनाया है किसी ने और उसका आगे इनहेरिटेंस कैसा हो, तो प्रोबेट जनरली उस बारे में बात करता है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोबेट? तो कोई किसी ने भी अगर विल बनाया, उस विल वो सही है गलत है, उसकी वैलिडिटी है, तो उसका पूरा ये जो डायग्नोसिस है कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट, ये फॉर्ज तो नहीं है, फ्रॉडुलेंटली वो किया गया है, ऐसा तो नहीं है, तो इसकी पूरी जो कोर्ट होता है, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं एज अ प्रोबेट करने के लिए, विल का प्रोबेट करने के लिए, तो कोर्ट हैज टू गो थ्रू ऑल दिस कंटेंट्स, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, जो उसमें अलग अलग हेयर्स है या फिर जिनका भी वहां पे मेंशन है,
तो लीगल हेयर्स को भी नोटिस इशू किया जाता है, और उसके बाद किसी का ऑब्जेक्शन है नहीं है, इसका ये सब चीजें देखने के बाद फिर कोर्ट जो है वो प्रोबेट इशू करता है। अब प्रोबेट मैंडेटरी है या नहीं है, तो रिसेंटली ये 2025 में दिसंबर 2025 में एक अमेंडमेंट आया, तो उसके पहले के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो जो मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स पहले हुआ करते थे ब्रिटिश रूल इंडिया में, तो वही ये जो स्टेट है, जो सिटीज है, वहां पे प्रोबेट का कंपल्शन किया गया। तो प्रोबेट वाज मैंडेटरी। विदाउट प्रोबेट यहाँ पे कोई भी जो विल है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दोज सिटीज, अपार्ट फ्रॉम दिस सिटीज, कहीं पे भी प्रोबेट का मैंडेटरी 2025 से पहले, दिसंबर 2025 से पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ये 3 सिटीज जो है वहां पे मैंडेटरी था। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये मैंडेटरी क्यों था, क्योंकि ये जो सिटीज है वो स्टार्टिंग से ही जो पूरा अपना कंट्री है उसमें काफी इंपॉर्टेंस रखा करते थे। तो इसके वजह से इंपॉर्टेंस था, जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन है वो भी बहुत ही काफी डेंस्ड पॉपुलेटेड एरिया थे। इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ करते थे। तो इसके वजह से जो जहां पे विल का एग्जीक्यूशन जब भी होता है, तो उसके पहले ही स्टेप पे प्रोबेट का मैंडेटरी करके सबसे पहला जुडिशियरी या फिर लेजिस्लेटर का ये उसके ऊपर इंटेंशन था कि आगे जाके जो डिस्प्यूट होंगे, तो एक बार विल एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद अगर उसकी जेन्युइननेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन उठाता है, उसके ऊपर सवाल उठाता है, तो अननेसेसरी आगे जाके लिटिगेशंस बहुत बढ़ेंगे। इसकी वजह से ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, तो उसमें प्रोबेट का जो मैंडेटरी है वो कर दिया गया। अब ये प्रोबेट के होने की वजह से, प्रोबेट का मैंडेटरी होने की वजह से, ये जो सिटीज है उसमें जैसे ही विल को एग्जीक्यूट करने का वहां पे सिचुएशन आ जाती, तो उनको पहले कोर्ट में जाना पड़ता, हाई कोर्ट जाना पड़ता, वहां पे अप्रोच होके वो पूरा जो केस है प्रोबेट का वो वहां पे चलाना पड़ता था, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लोगों को, जो भी कंसर्न लोग हैं उससे रिलेशन रखते हैं, उनको नोटिस दी जाती थी, उस विल का जेन्युइननेस चेक किया जाता था। और ये जो प्रोसेस था, तो ये काफी लंबा प्रोसेस था। तो इसके और बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो इसके वजह से ये जो सिटीज है, तो उसमें विल का एग्जीक्यूशन करना ये मुश्किल हो जाता था। इसके वजह से ये काफी टाइम से ये बात चलती थी, ये पॉइंट उठाया जाता था कि प्रोबेट जो है वो मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, उसको कंपलसरी नहीं रखना चाहिए। और एक ग्रुप ऐसा बोलता था कि जैसे अभी मैं बताऊंगा कि अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी ये चीज मेंशन की गई थी कि प्रोबेट का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके मल्टीपल चेन ऑफ डिस्प्यूट होने से अच्छा है पहले ही स्टेज पे आप उस विल की जेन्युइननेस चेक करो। एक बार वो विल जेन्युइन है नहीं है ये पता चल गया, तो उसका आगे जाके एग्जीक्यूशन करना ये इजी हो जाएगा, या फिर उसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो बेसिकली आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस आते, उससे पहले ही आप प्रोबेट कर लो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। इस तरीके से वो पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क था वो उस तरीके से हुआ करता था। अब ये जो एग्जैक्टली प्रोबेट का जो प्रोविजन है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 213 में ये प्रोबेट के लिए, प्रोबेट का जो कंसर्न है या फिर मेंशन है वो किया जाता है। नॉट ओनली 213, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 227, 289 ये अलग अलग सेक्शन है, 370 जहां पे प्रोबेट का लेना ये मैंडेटरी किया गया था। अब ये प्रिंसली स्टेट्स में जब भी कोई भी विल बनता था, आगे हम प्रोबेट के लिए जाते थे, उसके बाद वो जो डिस्प्यूट थे उसके वजह से, तो एक ग्रुप का ये भी उसमें बोलना था कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है, हर एक जो इनहेरिटेंस है इन द सिटी, इन दिस सिटीज, ये हर बार डिस्प्यूटेड नहीं होता है। तो 90% ऑफ द टाइम दिस इनहेरिटेंस इज नॉट डिस्प्यूटेड, 10% ऑफ द टाइम उसमें डिस्प्यूट होते थे या फिर उस विल के फ्रॉडुलेंट होने की चांसेस हुआ करते थे। तो ऐसे में अगर 10% का अगर इशू है, तो व्हाई वी आर मेकिंग मैंडेटरी फॉर द रेस्ट ऑफ 90%। तो इसके वजह से ये जो चेंज है 2025 में, ये चेंज लाया गया। तो एग्जैक्टली 2025 के
अगर हम लोग द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट देखेंगे, तो इसमें जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, तो उसके कुछ कुछ सेक्शन में वहां पे अमेंडमेंट लाया गया, कुछ चीजें चेंज की गई। तो अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 213 जो है, तो ऑल टुगेदर ओमिट किया गया है, तो 213 का पूरा हटा दिया गया है। और जो सेक्शन 370 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट है, तो उसमें जो 213 का मेंशन था, सिंस 213 सेक्शन ये ओमिटेड हो गया है, तो 370 में भी जो उसका मेंशन था, तो उसको भी हटाया गया। तो अब उसके बाद ये कंफ्यूजन अब बहुत लोगों में है कि अब विल है, मतलब जो विल का प्रोबेट करना है वो मैंडेटरी नहीं है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या हम उसके बाद भी प्रोबेट के लिए जा सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन ये बात तो ये प्रोविजन की वजह से या ये अमेंडमेंट की वजह से क्लियर है कि ये जो 3 सिटीज थी, तो उसमें ये जो विल का जो प्रोबेट करना ये मैंडेटरी किया गया था, उस चीज को हटा दिया गया। अब इसके इफेक्ट क्या है, तो मेनली इसके इफेक्ट इसमें ये है कि ये जो पहले ही स्टेज पे कोई भी विल का एग्जीक्यूशन जब भी करना पड़ता था, तो पहले ही स्टेज पे जो लिटिगेशन क्रिएट होता था कि आप कोर्ट में जाओ, वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जो भी कंसर्न नेसेसरी पार्टीज है उनको वहां पे समझ निकालो, वहां पे हियरिंग चलेगा। तो ये लेंदी प्रोसेस का वहां पे सब्स्टिट्यूट किया गया, और ये बोला गया कि अब ये सारी चीजें करना मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें होता ये था कि बहुत बार जिन लोगों को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, विल पे ऑब्जेक्शन नहीं भी था, सिंस ये कोर्ट में गया है और आप वहां पे अभी हमें हियरिंग पे जाना पड़ेगा, केस चलाना पड़ेगा, एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ेगा, इसकी वजह से आगे जाके अननेसेसरी जहां पे ऑब्जेक्शन नहीं भी हुआ करता था, वहां पे ऑब्जेक्शन आने लगी। तो ये जो प्रोसेस है आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता गया। तो ये जो चीज है, तो ये स्किप हो गई। अपार्ट फ्रॉम टाइम बच गया, पैसा बच गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। तो ये जो टाइम कभी भी वेस्ट होना, तो ये चीज ये रिपीलिंग एक्ट की वजह से यहाँ पे चेंज हो गई। उसके बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होते टाइम, ये जो आगे का प्रोसेस है ये काफी फास्टर हो गया। तो उनका मेन जो लेजिस्लेचर का मेन इंटेंशन इसमें यही था कि ये जो कॉलोनियल चीज थी कि प्रिंसली स्टेट्स में आप प्रोबेट को मैंडेटरी करो, तो वो चीज हटा के अभी इसका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है या फिर आगे जाके विल का जो एग्जीक्यूशन है, वो वहां पे फास्टर बनाया गया। अब इसमें वो जो कंफ्यूजन है उस पे आते हैं हम लोग कि वेदर इज इट मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन इज इट इन एग्जिस्टेंस और नॉट, क्या विल है, हम प्रोबेट के लिए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर अलग अलग एडवोकेट्स के अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन जहां तक मेरा स्टडी है, मेरा एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो जो प्रोबेट का जो प्रोविजन है वो अब भी इट इज इन एग्जिस्टेंस, लेकिन ये वॉलंटरी है। अगर कोई भी डिस्प्यूट है किसी भी चीज का, अगर वहां पे अगर लगता है कि ये डिस्प्यूटेड, आगे जाके भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो आगे जाके ये सारी कॉम्प्लिकेशंस या मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स ये करने से अच्छा है कि पहले ही स्टेज पे जो भी नेसेसरी पार्टीज है, मैं उनको चाहता हूं कि उनको समझ दे के वहां पे कोर्ट के ही सामने में कोर्ट से अप्रूवल ले लूं कि भाई दिस विल इज जेन्युइन और इसमें कोई भी फॉर्जरी नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। तो ये चीज अभी वॉलंटरी है, की जा सकती है। अब इसका बेसिस क्या है, तो किस चीज पे मैं ये बोल रहा हूँ, तो ये जो अभी मैंने बताया कि ये जो ऑफिशियल गैजेट है जो 20 दिसंबर 2025 में आया, तो ये बेसिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट के 213 को इफेक्ट कर रहा है, जो 213 ओमिट हो रहा है, और 370 में से 213 का जो मेंशन है उसको हटा रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के बचे हुए सेक्शन है, जो सेक्शन 222 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, जो बोलता है कि प्रोबेट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट। 289 है जो ये बोलता है कि प्रोबेट कैन बी ग्रांटेड बाय द सील ऑफ द कोर्ट, तो वो भी है। उसके बाद 227 है जो ये बोलता है कि प्रोबेट का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारे जो सेक्शन है तो अभी भी वो इंटैक्ट है, तो जिसके वजह से वी स्टिल कैन गो टू द कोर्ट टू फॉर द प्रोबेट ऑफ आवर विल। तो ये चीज की जा सकती है। अब मुझे ये लगता है कि मेरे माताजी पिताजी ये थे या फिर कोई XYZ पर्सन था, जैसे अभी हेमंत सर ने बताया कि विल कोई भी कर सकता है, किसी की भी नाम भी किया जा सकता है, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर हो,
अपने सन हो, डॉटर हो, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड किए जा सकती है। तो एक बार किसी पर्सन ने विल कर दिया और उसका डिमाइस हो गया, तो उसके बाद उसके जो लीगल हेयर है जिनको ये विल का एग्जीक्यूशन आगे कराना है, तो इट इज ऑप्शन टू देम वेदर दे गो फॉर द प्रोबेट और नॉट। तो ये चीज आज भी की जा सकती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोबेट ये बस कंपलसरी था ये 3 सिटीज में। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी की भी सिटीज में प्रोबेट किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता था, अभी किया जा सकता है। बहुत बार ये होता है कि मुझे डर है कि आगे जाके कोई भी, मैं एक बार प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करूं, नया विल एग्जीक्यूट करूं या फिर उसके ट्रांसफर करूं ऑन द बेसिस ऑफ द विल जो मेरे पास है, लेकिन आगे जाके अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट करता है, कोई लीगल हेयर वहां पे आ जाता है, या फिर ऐसे कोई इंटरेस्टेड पार्टी आ जाती है, अगर उसने ऑब्जेक्शन कर लिया और जो मेरा ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर का अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर लिया, तो जो नया जिसको मैंने ट्रांसफर किया है उसको भी अननेसेसरी लिटिगेशन होगा। तो इसकी वजह से मैं डायरेक्टली गया और वहां पे प्रोबेट कर लिया। अब जैसे हेमंत सर ने पहले ये भी बताया था कि विल हम कितने भी कर सकते हैं, तो विल हम कितने भी कर सकते हैं, और जो लास्ट का जो सबसे रिसेंट विल है वो जो विल है वो एप्लीकेबल होगा। तो बहुत बार ये भी होता है कि उसकी जो सिग्नेचर की जेन्युइननेस होती है, या फिर उसमें अलग अलग जो डिस्प्यूट होते हैं, तो उस चीज को लेके विल का प्रोबेट है वो किया जा सकता है और वो आगे किया जाना चाहिए। अब मैं कोई भी, अब बहुत बार होता है कि सोसाइटीज में भी ये बोलते हैं कि अगर विल है लेकिन उसका अगर प्रोबेट नहीं किया गया तो मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो ये बोलते हैं कि जब तक आप विल का प्रोबेट नहीं करके लेके आओगे तब तक हम लोग प्रॉपर्टी पे आपका नाम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये बोलते हैं, बहुत बार बैंक बोलता है कि हमें ये प्रोबेट करके ला के दो। तो अब ये सिंस दिस अमेंडमेंट इज देयर, प्रोबेट का जो कंपल्शन था वो अभी खत्म हो गया है, लेकिन अब भी हो सकता है कि ये चीज आपको मैंडेटरी की जाए, लेकिन देयर इज अ वे जो आप वहां पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये अभी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपको ये चीज प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अब प्रोबेट होने का ये भी एक इफेक्ट होता था कि एक बार आपको प्रोबेट की प्रोसेस में आप गए हो, सामने वाली पार्टी जो इंटरेस्टेड पार्टी है उनको नोटिस गई है, वो अपियर हुआ है, वहां पे प्रॉपरली केस चला है, और उसके बाद आपको कोर्ट ने प्रोबेट इशू किया है। तो एक बार प्रोबेट इशू होने के बाद कोई भी पार्टी उसको डायरेक्टली आगे जाके चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार ये सारी प्रोसेस में जो विल का जो गया है तो ये बहुत ज्यादा वैलिड प्रूफ हो जाता है। और आगे जाके जो अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसमें सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पे ही चैलेंज होता है कि एक बार आपका प्रोबेट हो गया है तो उसके बाद ये सूट ही मेंटेनेबल है या नहीं है। अब आगे जाके मेंटेनेबल है या नहीं है, इट इज अप टू द जज कि जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से वो बोले कि ये किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। फैक्ट टू फैक्ट ये चेंज होता है, लेकिन सिंस द प्रोबेट इज नॉट मैंडेटरी नाउ, कोई भी उसके बेसिस पे, उस विल के बेसिस पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उस विल का एग्जीक्यूशन होता है, तो ये अभी ओपन हो गया है चैलेंज करने के लिए। तो कोई भी जाके डायरेक्टली कोर्ट में विल चैलेंज कर सकता है, उसके ऊपर डिस्प्यूट्स भी खड़े हो सकते हैं। तो पहले जो इंटेंशन था कि प्रोबेट एक बार हो गया तो उसके बाद कोई भी जेन्युइननेस के बारे में कोई भी सवाल उठने की चीज नहीं थी। लेकिन अब हो सकता है कि एक बार प्रोबेट किसी ने प्रोबेट नहीं, उसका नहीं किया सिंस इट इज नॉट मैंडेटरी, और आगे जाके ये मल्टीपल उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आना, मल्टीपल हियरिंग्स आना, सूट्स फाइल होना, तो ये चीजें हो सकती है। तो जो इंटेंशन लेजिस्लेचर का था कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स है वो अवॉइड करना, वो तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पे भी डिस्प्यूट है वहां पे डेफिनेटली केसेस होंगे, वहां पे सूट्स फाइल होंगे, ऑब्जेक्शंस रेज किए जाएंगे। अब मैं कुछ केस लॉज आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एग्जैक्टली कोर्ट का उसके ऊपर क्या कहना था। तो एक क्लियरनेस स्पेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2001 का केस है, जहां पे 213 जो सेक्शन 213 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, जो ये बोलता है कि प्रोबेट मैंडेटरी होना चाहिए, तो उसके बारे में कोर्ट ने वहां पे डिस्कस किया कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि जो प्रोबेट करना जरूरी है, और प्रिंसली स्टेट्स में वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल नोटेशन है
क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और जो प्रॉपर्टी का जो रेट है वो काफी हाई होता था, और वहां पे एक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो अपने लेजिस्लेचर है वहां पे ये क्लियरली बताया गया कि वहां पे होना चाहिए। तो 2001 में ये जो 213 सेक्शन है जो अभी एक्चुअली रिपील हो चुका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। उसके बाद एक और केस था कृष्ण कुमार बिरला वर्सेस राजेंद्र सिंह लोढ़ा, तो ये 2008 का केस है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कुछ कंसर्न एक्सप्रेस किए अपने कि अगर आप प्रोबेट का जो प्रोविजन है अगर वो हटा दोगे तो आगे जाके ये होगा कि जो पहले ही स्टेज पे जो ऑब्जेक्शंस हुआ करते थे या फिर चैलेंजेस हुआ करते थे जो विल को, वो खत्म हो जाते थे। लेकिन अब प्रोबेट कंपलसरी नहीं है, तो आगे बढ़ के ये कंपल्शन हो गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो डायरेक्टली वहां पे केस किया जाए, और जो वो जो विल है जो या फिर वो ट्रांजैक्शन है जो विल के ऊपर वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो वो अभी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है और कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है। अगर एक बार प्रोबेट हो जाता है तो उसको एक सिक्योरिटी मिलती है कि ऑलरेडी ये कोर्ट में ये चीज प्रोबेट का प्रोसीजर हुआ है, कोर्ट हैज गॉन थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स और द कंटेंट्स ऑफ द विल, और उसका जेन्युइननेस चेक किया हुआ है, कंसर्न लोगों को नोटिस आके उनके ऑब्जेक्शन वगैरह हो कि ये सारी चीजें हुई है। तो ये चीज बहुत क्लियर कोर्ट के दिमाग में थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का एक थोड़ा पुराना जजमेंट है 1991 का, जो ये क्लियरली बोलता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। जैसे अभी मैंने बताया कि डेंसली पॉपुलर एरिया और कमर्शियली सिग्निफिकेंट रीजन्स, इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करते थे उनको ये मेंशन किया गया कि जिसके वजह से यहाँ पे प्रोबेट करना ये मैंडेटरी किया गया था। तो अब तो ये सारे जजमेंट अगर हम लोग देखेंगे या फिर जुडिशरी का इसके ऊपर अगर हम लोग व्यू देखेंगे, तो कोर्ट ये मानती थी कि प्रोबेट एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से कोई भी फ्रॉडुलेंट जो एक्ट्स होते हैं या फिर फॉर्जरी होती है विल की, तो वो प्रिवेंट की जा सकती है। तो अगर प्रोबेट का कंपल्शन किया जाता है ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज है उसमें, तो कोर्ट का ये उसके ऊपर ओपिनियन है कि प्रोबेट होना जरूरी था। अब गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता है, जो अभी अपना करंट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने तो ये चीज बहुत क्लियरली कर दी कि प्रोबेट करना जरूरी नहीं है। अब ये कौन से रिलीजन है या कौन सी जो चीजें हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, जो बाकी के बचे हुए रिलीजन्स है, हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, तो इनको ये जो चीज है इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी विल है तो इन लोगों को ये कंपलसरी था कि आप आगे जाके प्रोवाइड करो, उसके बाद ही आपको इनहेरिटेंस या फिर आगे का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। तो सिंस द रिमूवल ऑफ द कंपल्शन ऑफ द प्रोबेट, ये चीज अब हो चुकी है कि आगे जाके विदाउट प्रोबेट भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो बहुत बार हम लोग ये भी देखते हैं कि सोसाइटीज में कोई भी अगर विल के बेसिस पे जाता है तो सोसाइटी को भी ये डर लगता है या फिर कमिटी को भी ये डर रहता है कि वेदर दिस विल इज जेन्युइन और नॉट। लेकिन अगर वो विल रजिस्टर्ड है, विल रजिस्ट्रेशन की भी जो क्राइटेरिया है उसमें हो के वो अगर रजिस्टर हो चुका है और देर आर नो एनी जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट या फिर ऐसे कोई ऑर्डर या रूलिंग्स नहीं है जो ये बोलते हैं कि वो जो रजिस्टर्ड विल है वो वैलिड नहीं है, तब तक कोर्ट जो सोसाइटी है वो विल के हिसाब से आगे जाके वो मेंबरशिप ट्रांसफर करना या फिर ये जो चीजें हैं वो कर सकती है। मुंबई, अगर हम मुंबई रीजन मेनली देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज जनरली ज्यादा फेस करनी पड़ती थी कि अलग अलग उसके जो हेयर है विल होने के बाद भी उसको चैलेंज करते थे, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी है जो सोसाइटी के ऊपर केस कर दिया कि आपने ये डायरेक्टली उसका मेंबरशिप ट्रांसफर कैसे कर दिया। तो इसके वजह से अगर वो विल अगर रजिस्टर्ड विल है और किसी भी कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी स्टे नहीं दिया है या फिर उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो कंटिन्यू एक्ट कर सकता है। और उसमें प्रोबेट का कंपल्शन, तो ये जो प्रेसिडेंट का एसेंट है, तो ये 20 दिसंबर 2025 को अभी मिल चुका है। तो इसके वजह से आगे गोइंग फॉरवर्ड विल का जो कंपल्शन है वो अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल प्रोबेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो बेसिकली 2025 से पहले विल जो था वो प्रोबेट जो था वो मैंडेटरी था। कौन से सिटीज में? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता,
यहाँ पे वो कंपलसरी था। लेकिन सिंस वी आर इन द महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र रीजन की बात करते हैं और मेनली मुंबई के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी अगर विल का प्रोबेट करना था वो हाई कोर्ट में केस डायरेक्टली जाता था, वहां पे ये सारी चीजें हो जाती थी, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता कोर्ट से कि ये भाई ये विल जेन्युइन है और ये प्रोबेट के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था ये लेंदी था, कॉस्टली था। अब ये पूरा चीज हटा के डायरेक्टली सेक्शन 213 जो बोलता है कि प्रोबेट कंपलसरी होना चाहिए, वो अभी कैंसिल हो गया है, प्रोबेट इज ऑप्शनल। अब प्रोबेट जो विल है उसमें भी दो चीजें हैं कि प्रोबेट कब होना चाहिए और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब होना चाहिए। अब कोई भी अगर विल में एग्जीक्यूटर का नाम लिखा गया है तो प्रोबेट के लिए जाना कंपलसरी था, लेकिन अभी वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जहां पे विल में या तो एग्जीक्यूटर का नाम ही नहीं है, एग्जीक्यूटर मेंशन नहीं किया गया है, या फिर एग्जीक्यूटर मेंशन किया गया है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी डेथ हो गई या फिर किसी और की वजह से ही इज इनकैपेसिटेड टू एग्जीक्यूट द विल, तो उस केस में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये अभी मैंडेटरी है। ये पहले भी मैंडेटरी था और इसके बाद भी मैंडेटरी है। तो विल में भी दो टाइप होते हैं, अगर एग्जीक्यूटर है तो अब प्रोबेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली विल का एग्जीक्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर विल में एग्जीक्यूटर नहीं है या फिर एग्जीक्यूटर इनकैपेसिटेड है तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ये जरूरी है। कोर्ट में फिर वो केस वहां पे फाइल होगा, जो कंसर्न पार्टीज है उनको नोटिस दी जाएगी और उसके बाद लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है या फिर उसकी जो प्रोविजन है वो ये 2025 के अमेंडमेंट के बाद भी इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो प्रोबेट का कंपल्शन नहीं है, लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो जो केसेस में एप्लीकेबल है वहां पे वो कंपलसरी है। तो टू समराइज कि हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी प्रोबेट कहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स है या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउट में है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रोबेट वहां पे उस चीज में प्रोबेट नीडेड है। अगर ऐसे केसेस में अगर प्रोबेट आप करते हो तो आप सेफ साइड पे जाते हो, आगे जाके वो जेन्युइननेस उसका विल का चैलेंज नहीं हो सकता है। जो फॉर्जरी है या फिर कोई भी कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स है, अगर पहले ही कंफ्लिक्ट हो चुका है कि इसके बारे में ये जो क्लेम है विल के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज का मेंशन है, अगर वहां पे कंफ्लिक्ट रेज होता है तो फिर प्रोबेट के लिए जाना ये बेटर रहता है। अगर प्रोबेट के लिए नहीं जाओगे और डायरेक्टली विल एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली वो चैलेंज होगा और वहां पे सूट करना पड़ेगा। इससे अच्छा खुद ही जाके उसका अगर प्रोबेट लेना, ये इट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन कंपल्शन नहीं है, अगर आप मतलब उस चीज के लिए नहीं जाते हो तो उसके फायदे क्या है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर जल्दी हो जाता है, फैमिली जो है उनको ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलता है, जो भी आगे का एग्जीक्यूशन है वो जल्दी आगे जाके जल्दी हो सकता है। अब ये चीज जो है तो ये 3 सिटीज को बाकी इंडिया के बाकी के सिटीज के साथ लेके आई है। तो जैसे बाकी की सिटीज में अगर हम देखेंगे तो बाकी की सिटीज के रेट्स और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ये जो 3 ही सिटीज है उनको ही प्रोबेट मैंडेटरी करना, तो ये इट वाज मतलब ये एक ग्रुप का ये बोलना है कि इट वाज अ कॉलोनियल माइंडसेट कि हम लोग वहां से अभी भी बाहर नहीं आ चुके। बाकी की सिटीज जहाँ पे सेम चीजें हैं लेकिन वहां पे भी प्रोबेट का कंपल्शन नहीं है, तो आप ये 3 सिटीज को ही क्यों कर रहे हो? तो वो चीज भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अभी वो जो मैंडेटरी प्रोविजन थी प्रोबेट की, तो वो अभी हटा दी गई है। तो ओवरऑल जहां तक मेरा स्टडी है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो भी मैं समझ पाया हूँ वो मैंने आपको बताया। इसमें अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जितने ओपिनियंस अलग अलग हो उतना ही ज्यादा लीगल जो स्टैट्यूट है, जो लॉ है, वो इवॉल्व होता है। तो हो सकता है कि मैंने जो अभी बताया उसमें भी कुछ गलतियां हुई हो, तो आई रिक्वेस्ट कि इसके ऊपर हम लोग थोड़ा अगर डिस्कशन करें, जिनके ओपिनियंस है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं हेमंत सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपका भी ओपिनियन इसमें बताइए और हम लोग आगे इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। Thank you, Advocate Kalyankar Saab. We will take a 2-minute break for our sponsors. Then we will revert back with our question and answer session. All friends are requested to please bear with us till then. Thank you.
Welcome back, friends. Now, with the permission of all our friends, we will take up questions relating to today's topic. आज का विषय प्रोबेट, वसीयत के ऊपर प्रोबेट लेना है नहीं लेना, उसके बारे में हम प्रश्न करेंगे, समझेंगे. और everybody is invited to ask questions. Only one short question per person. While asking your questions, please switch on your video. आपके स्क्रीन पे एक ऐसा हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा and we will come back to you in sequence. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So वकील साहब, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं. प्रोबेट लेना है तो वसीयत जरूरी है, और आदमी बगैर वसीयत का चला गया, मृत्यु पा गया, वसीयत नहीं है, वसीयत घूम गई है, वगैरह वगैरह. ऑफ कोर्स कानून में प्रोविजन है कि वसीयत घूम गई है या टूट गई है, मुड़ गई है, ये म्यूटिलेट हो गई है, खराब हो गई है, तो भी हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजन है. प्रोबेट के साथ में एक और शब्द है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि विथ विल, अगर वसीयत है तो, और वसीयत नहीं है तो विदाउट विल का भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है. अगर विल है तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, विल नहीं है तो भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है. लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? जो अप्लाई करेगा वो. ये मेरा एक प्रश्न है. तो सर, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो इसके हिसाब से जो भी कोर्ट में अप्लाई करता है, उसके बाद कोर्ट जो लीगल हेयर्स, जो भी अवेलेबल लीगल हेयर्स है, या फिर जिनको भी कंसर्न पार्टीज को जहाँ पे लगता है कि नोटिस जाने चाहिए, उनको पार्टी बना के फिर कोर्ट डिटरमाइन करती है कि ये सारे इसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया जाना चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टीज कंसर्न है, तो उसको किस आधार पे, किस हिसाब से उसका अलाइनेशन होना चाहिए, और उसके बाद लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाता है. तो ये सर मेरा अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से. मैं एक ऐसा समझता हूँ कि एक अनिल भाई है गोरेगांव में, मुंबई में. उसका परिवार है, अनिल भाई की बीवी अनीता, और उसके 2 बच्चे सुरेश और रमेश. अनीता गुजर गई, सुरेश और रमेश लापता है या लेटर से गुजर गया, और उसके बाकी परिवार का, अनिल भाई के बाकी परिवार का कोई अता पता कुछ नहीं. 8-10 साल बीत गए. अब आता है दूसरा एक आदमी, सुनील भाई, जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस व्यक्ति से, अनिल भाई से. और सुनील भाई बोलता है कि भाई इसका तो कोई है नहीं, मैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन LA क्योंकि मुंबई में प्रॉपर्टी है, मैं अप्लाई कर देता हूँ. रिमेंबर कि सुनील भाई का अनिल भाई से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई फ्रेंड है, ना रिश्तेदार है, ना कुछ है. वो अप्लाई कर देता है. मैं एक टेक्निकल चीज पूछ रहा हूँ सर अपने दोस्तों के रेफरेंस के लिए, कि वो अप्लाई कर देता है. कोर्ट रिस्पेक्टिव प्रोसीजर्स करती है, और टिपिकली एक शब्द है टिपिकली, बाकी सब करने के बाद में एप्लीकेंट जो है सुनील भाई, जिसका कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, वो दे देती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए सुनील भाई को. सुनील भाई को LA मिल जाता है. वो रिस्पेक्टिव ट्रांसफर डीड या वगैरह जो भी कुछ प्रोसीजर करके वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे, अब चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी और के नाम पे भी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है,
गिफ्ट कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रश्न ये आता है कि एक अनजान व्यक्ति को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने का, भले कोर्ट प्रोसीजर ही क्यों ना हो, मुद्दा ये आता है कि एक अनजान व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उस चीज के लिए और उसको कोर्ट दे भी देता है। तो इसके बारे में आप टिप्पणी करिए कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो सर कोई भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे विल नहीं है, तो जनरली कोर्ट ये देखता है कि हु इज द राइटफुल पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी शुड गो। तो जनरली जो क्लास 1 हेयर होते हैं, इसमें स्पाउस है, मदर हो गए, तो ये जो या फिर डॉटर सन ये हो गए, तो जो क्लास 1 हेयर जो है, तो उनको कोर्ट ये प्रेफरेंस देता है कि वो दोज आर द राइटफुल ओनर, तो उनको इक्वली ये जो प्रॉपर्टी है तो उसका अलाइनेशन किया जाता है, तो कोर्ट उनको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देता है। अगर कोई भी अननोन पर्सन वहां पे आ रहा है, तो पहले सबसे पहले तो कोर्ट का ये क्वेश्चन होगा कि उसका इससे रिलेशन क्या है। तो पहले जो द पर्सन हु हैज डाइड, तो उसके जो लीगल हेयर है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जो प्रेफरेंस वाइज है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कोई भी अननोन पर्सन, थर्ड पार्टी जिसको कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर वो अप्लाई करेगा तो वहां पे कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी। तो इस हिसाब से वो होगा। अगर कोई भी वहां पे लीगल हेयर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी उस या फिर अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद अगर कोई लीगल हेयर वहां पे आता है और वो वहां पे कोर्ट को ये क्लियरली प्रूव करता है कि वो दे आर द लीगल हेयर और ये जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है वो रॉन्ग है, तो बेसिकली ये जो लेटर एलए है वो दिया नहीं जा सकता जो अननोन पर्सन है उनको। तो यहाँ पे हर बार जो लीगल हेयर है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इनको ही प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो लॉ भी उसी हिसाब से उनको प्रेफरेंस देता है। थोड़ा सा और आर्ग्यू करते हैं अपने फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, बाकी लीगल फेटर्निटी के बेनिफिट के लिए जो ये वीडियो देखेंगे। प्रश्न घूम फिर के यही आता है कि कोर्ट ड्यू प्रोसीजर करके एक अनजान व्यक्ति को, एप्लीकेंट, एलए एप्लीकेंट को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है। कोर्ट का काम है कि भाई आप, मेरे पास अर्जी आई है, वो ड्यू प्रोसीजर्स ऑफ लॉ करती है, पेपर नोटिस है, पीपी एक्ट के अंतर्गत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, वगैरह वगैरह, पेपर नोटिस दे के कोर्ट के रूल्स के हिसाब से नोटिस दे के कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई अभी ना तो क्लास 1 2 3 4 का कोई नहीं आ रहा है सामने, या तो कोर्ट बोलती है कि ठीक है गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चली जाएगी, लेकिन कोई एप्लीकेशन दे रहा है, प्रोसीजर कर रहा है, तो कोर्ट का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि एप्लीकेंट को एलए ग्रांट कर दिया जाए, या तो स्पीकिंग ऑर्डर निकाले कि भाई इस कारण से अप्लाई नहीं, इस कारण से सुनील भाई जो कि रिश्तेदार नहीं है, कोई भी टाइप का रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन वो सामने आता है और अप्लाई कर देता है, तो कोर्ट के पास सिर्फ दो पर्याय बचता है, सुनील भाई के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या तो ऑर्डर कर दे कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चली जाए इस चीज के लिए। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चली जाए इसके लिए वो वाली सिचुएशन आई नहीं है, क्योंकि somebody सेइंग, सुनील भाई बोल रहा है कि मैं इसका करता धरता और दायित्व मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी करके, और वो एलए ले जाता है, कोर्ट ग्रांट भी कर देती है। ऐसा इंस्टेंसेस है भी आज के दिन पे भी। ये चीज सही है या गलत है, ये एक प्रश्न आता है यहाँ पे। अनजान व्यक्ति को एलए का प्रोविजन है ऑलरेडी लॉ में, और सरप्राइजिंगली उस समय से, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से एलए का एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, लिखा ही नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही सिर्फ एलए का एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो इसका क्या करना चाहिए सर, इसके बारे में कुछ दो शब्द बताइए। तो सर कोई भी अगर विल के बिना या फिर लीगल हेयर के बिना अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो जानी चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट को जानी चाहिए। तो अब ऐसे अननोन पर्सन उसके ऊपर क्लेम करके, देखिए लेटर, मेरे हिसाब से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता है। प्रॉपर्टी का जो भी आगे का एग्जीक्यूशन है वो करने के अधिकार एलए के थ्रू मिल जाते हैं।
लेकिन उसकी जो ओनरशिप होगी इन द एब्सेंस ऑफ एनी हेयर, तो दैट लाइज विद द स्टेट। तो एलए किसी को मिल गया तो इसका ओनरशिप भी मुझे मिल गई, जो अननोन पर्सन उसको मिल गई, तो ये सही नहीं है, वो स्टेट को ही जाना चाहिए प्रॉपर्टी ओनरशिप के एक बाद। फर्दर आर्ग्यूमेंट करता हूँ सर आपके साथ में, आप लर्नड, तजुर्बेकार, आप इस फील्ड में हो ऑलरेडी, अपने बाकी दोस्तों के लिए भी आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि वसीयत में वसीयत बनाता हूँ तो मैं किसी के नाम पर भी वसीयत बना, अपने बच्चे को डिसोन करके मैं वो जो पान वाला है बगल में उसके नाम पे भी वसीयत बना देता हूँ। दूसरा, वसीयत में मेरे को एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना है। अभी तक कानून में ये बंदिश नहीं है कि मैं वसीयत किसके नाम पे बनाऊं। कानून बोलता है जिसके नाम पे भी मर्जी है बना दो, पान वाले को बना दो या वो चोर उचक्का जो है उसके नाम पे भी बना दो, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। सिमिलरली एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी किसी को भी बना दो, इसका भी रोक टोक नहीं है। आज के दिन पे कानून का एक लूप होल है, एक लेकुना है, इसके लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अगर ये दोनों किसी का भी कुछ भी नहीं है, क्या क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, तो स्वाभाविक है कि एलए के लिए भी कोई भी अप्लाई कर दे। आप, मैं, ये, वो, सुनील भाई, अनिल भाई, कोई भी अप्लाई कर दे। कोर्ट कोर्ट को अधिकार क्षेत्र क्या रह गया कि नहीं नहीं, आप रिश्तेदार नहीं हो उसके, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट ये आता है कि मैं तो रिश्तेदार नहीं हूं लेकिन मेरे नाम पे वसीयत करके गया आदमी, मैं तो रिश्तेदार नहीं हूं लेकिन मेरे को फिर भी एग्जीक्यूटर बना के गया आदमी। अगर एग्जीक्यूटर विल में बना के गया तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एप्लीकेंट के लिए, एप्लीकेशन के लिए रिश्तेदार होना जरूरी नहीं है। सो आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन व्यू ऐसा है कि जो हमने अभी उदाहरण लिया कि सुनील भाई, अनिल भाई का कोई लेना देना कुछ भी नहीं है, ना रिश्तेदार है, ना दोस्त है, ना कोई भी है, तो वो अप्लाई करता है और उसको मिल जाता है। और ये एक बड़ा कानून का लेकुना है, लूप होल है जिसे हम समझते हैं। हमारा ये एक्ट अमेंड हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, ये 213, 370 ये अमेंड तो हुआ, लेकिन मुद्दा क्लियर नहीं किया सरकार ने इस चीज के ऊपर। अगर कर देती तो शायद ये जो टेक्निकल चीजें हमने डिस्कस किया वो शायद लूप होल निकाल देता। एनीवे, वी विल टेक अप our first question by Anita Kadecha. Anita Kadecha, please. Okay, Anita Kadecha is not available. Mr. Ramesh Kelkar, please. नमस्कार सर। Mr. Ramesh Kelkar. हाँ जी, नमस्कार sir. Am I audible? नमस्कार सर। Anita ji, just hold on. We called you, but now we are taking a question from So my Mr. question Kelkar, is, and then we will get back to you. to get a probate, is there any fixed court fee to get the probate, or is it based on the percentage of the property value, current property value? And how long it takes to get the probate from the district court? How long? How long it should take to get a probate? I mean, 6 months, 1 year, 2 years, like that. ओके। तो जो कोर्ट फी है, तो जो भी जब भी हम प्रोबेट के लिए अप्लाई करते हैं तो कोर्ट फी आपने कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे होनी चाहिए। तो जो कोर्ट फीस एक्ट है, तो उसके शेड्यूल 1 में आर्टिकल 10 के बारे में, मतलब वहां पे मेंशन है कि कहाँ पे हम लोग प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ पे ये चीज मेंशन की कि कितना कोर्ट फी लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से 3% ऑफ द टोटल इस्टेट जो भी वैल्यू है, और सब्जेक्ट टू 75% ऑफ मैक्सिमम। तो ये 75,000 ऑफ मैक्सिमम, तो इतना कोर्ट फी चार्ज किया जाता है। जब भी हम प्रोबेट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोबेट इशू हो जाता है, तो वहां से हमें कोर्ट से कोर्ट फी पता चलती है कि कितना होना चाहिए और ये कितना टाइम लगना चाहिए। तो टाइम सर जनरली ये 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से अपना थोड़ा कोर्ट का सिस्टम चलता है उसमें काफी सारे डिले होते हैं। तो मेरी अभी एक पुणे के कोर्ट में केस चल रही है प्रोबेट की, अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया, अभी तक उसका मतलब ऑर्डर के लिए वो ऑर्डर नहीं आया उसमें, तो अभी भी वो चल रहा है। तो कुछ अनफॉर्चुनेट डिफिकल्टीज होते हैं, कभी कोर्ट को हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है, कभी
जो जजेस है उनको किसी कारणवश लीव लेनी पड़ती है, या फिर कभी कभी होता है कि एडवोकेट्स ही टाइम पे नहीं पहुंचते, या फिर कुछ डिफिकल्टी की वजह से डेट लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से वो थोड़ा डिले हो जाता है। You mean to say if the property value is 1 crore, about 3,000 should be the court fee. तो 75,000 इज द मैक्सिमम। 3% बताया आपने। 3% सब्जेक्ट टू 75,000 मैक्सिमम। तो 3% अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको 75,000 ही पे करना। थैंक यू सर। केलकर साहब, ऐसा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है मानो, हाँ जी, है ना, तो आपको प्रोबेट के टाइम पे या एलए एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपके प्रॉपर्टी का शेड्यूल क्या है और वैल्यूएशन क्या है। ओके, है ना, तो 3 फ्लैट है, 3 करोड़ हो गया, सोना है 50,000 रुपए का, गाड़ी है 50,000 रुपए की, कार है, ये है वो है, सब मिला जुला के जो भी कुछ है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में आपका जो कोर्ट फी है वो कैप हो गया है, लिमिट हो गया है 75,000 के लिए। हाँ ओके, 75। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक फंडा निकाला कि अगर मृतक की बीवी विडो ने अप्लाई किया हुआ है, शी इज exempted। एसेंशियली सिर्फ और सिर्फ उसकी विडो, उसकी बेटी अप्लाई करेगी, बेटा अप्लाई करेगा, ये वो अप्लाई करेगा, तो 75 तो देना ही देना है। और अगर उसकी बेवा विडो ने अप्लाई किया तो सिर्फ 10,000 रुपए का लिमिट रखा हुआ है। आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू महाराष्ट्र। एडवोकेट साहब, एम आई करेक्ट सर? यस यस यस, महाराष्ट्र में तो ये 10,000 का जो है विडो के लिए वो है। और बाकी स्टेट्स में आई थिंक एज यूजुअल चल रहा होगा। हाँ, ये अभी स्टेट लॉज शायद अलग होंगे तो पता नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, केलकर साहब, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। अनीता मैडम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, यस सर। एक्चुअली जहाँ तक मैं समझूं, जैसे कि विल किसी ने बनाया और जैसे कि रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, विटनेस होना चाहिए, तो उसमें एग्जीक्यूटर कंपलसरी है या नॉट कंपलसरी है? तो अभी डिस्कशन के टाइम पे अपनी वही बात हुई कि एग्जीक्यूटर अगर नहीं है तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है। अगर तो ऐसा है कि विदाउट एग्जीक्यूटर भी हम विल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे या फिर एग्जीक्यूटर इनकैपेसिटेड है, उसकी डेथ हो गई, एग्जिस्टेंस में नहीं है, आ नहीं सकता है, और या फिर अगर आप एग्जीक्यूटर दिया ही नहीं है तो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे जाना पड़ता है। लेकिन कंपलसरी है, उसके लिए फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, देने के लिए जरूरी है। लेकिन मेरा ये सजेशन होता है कि एग्जीक्यूटर हमेशा आप रखो विल में। हाँ, आगे लेकिन प्रोसेस इजी हो जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, विल है, विटनेस है और रजिस्टर्ड है, लेकिन एग्जीक्यूटर नहीं है, तो सेम एलए के लिए जाना पड़ेगा। सेम है ना? ठीक है, ओके। अब हेलो, एक्चुअली मुझे वो जो एग्जीक्यूटर के रोल को भी अगर थोड़ा आप करेंगे कि प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूटर को क्या रोल, मतलब कैसे परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी जिसकी डेथ हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी उसने ए बी सी, ये 3 उसके बेटे हैं, तो उसके 3 घर है, तो ए को एक घर, बी को एक घर, सी को एक घर, और कौन सा घर किसको जाना चाहिए ये लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटर का ये काम है कि उसके डेथ होने के बाद जब भी विल का एग्जीक्यूशन करना है तो ये तीनों प्रॉपर्टी विल में जहां जिसके भी नाम पे लिखे हैं तो उनको वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो। एग्जीक्यूटर को ओनरशिप नहीं मिलती है। एग्जीक्यूटर का काम वही है कि जो विल में लिखा गया है उसको एग्जीक्यूट करना, टू पुट इट इन सिंपल वे। तो वो जो आगे का ओनरशिप ट्रांसफर है या जो भी है तो उसका प्रोसेस करना ये एग्जीक्यूटर का उसमें काम है। हाँ, प्रोसेस करना, लेकिन प्रैक्टिकल वे में कैसे? जैसे कि मैं बिल्डिंग में हूँ, मेरा एक फ्लैट है, तो अभी मुझे यहाँ पे विल हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, मैं एग्जीक्यूटर हूँ, या सॉरी मतलब कोई एग्जीक्यूटर है, तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स है वो ट्रांसफर करेगा, तो उसमें वहां पे एग्जीक्यूटर को क्या रोल है? लाइक वो साइन करके देगा कहीं पे या क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल वे? जैसे अभी आप इस बात को समझिए कि एग्जीक्यूटर उस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे अभी एक ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची तो आप सब रजिस्टर ऑफिस में जाके वहां पे एक डीड रजिस्टर करवाते हो।
तो उसी हिसाब से ये जो आगे का ट्रांसफर है, आगे अगर सब रजिस्टर ऑफिस में भी जो एग्जीक्यूटर है, तो एग्जीक्यूटर वो प्रॉपर्टी जो लीगल हेयर या फिर जिसके भी नाम पे वो विल में लिखा गया है, तो उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। और अगर आप आपका इंडेक्स 2 भी प्रॉपरली देखोगे तो उसमें एक टाइप होता है जहां पे ये बोला जाता है कि वो जो विल का एग्जीक्यूशन है, तो हमें विल के डिटेल्स भी वहां पे मेंशन करने पड़ते हैं, और ये एग्जीक्यूटर है वो प्रॉपर्टी फिर उसको ट्रांसफर करता है। तो इस हिसाब से वहां पे आपका एक सब रजिस्टर ऑफिस में डीड भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये यहाँ तक प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीकेशन जा सकता है, जो प्रॉपर विल का एग्जीक्यूशन है उसको। नहीं, जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेरा एक्ट है, मेरी मदर के नाम पे एक फ्लैट है, मम्मा ओनर थी और मम्मी ने मुझे एक विल बनाया, एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया और रजिस्टर्ड किया। अभी मम्मा एक्सपायर हो गई, अभी मुझे वो विल को एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे सबसे पहले एग्जीक्यूटर के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, एग्जीक्यूटर के पास जाना पड़ेगा, सोसाइटी में मुझे फॉर्म्स देने पड़ेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर क्या रोल परफॉर्म करेगा? तो वहां पे आपके जो मदर थी उनके जहां जहां पे सिग्नेचर रिक्वायर्ड थे, तो वहां पे आपके एग्जीक्यूटर वहां पे सिग्नेचर करके फिर वो ट्रांसफर आपको करेंगे। बराबर, मैं यही मतलब एग्जैक्टली जानना चाहती थी कि जहाँ पे जो जैसे नॉर्मल वे में तो ऐसे होगा ना कि ट्रांसफरी। हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ हाँ, लेकिन तो उसके यहाँ अलग पे से फॉर्म होते हैं। एग्जीक्यूटर और ट्रांसफरी। करेक्ट। तो बायलॉज में भी उसके अलग से फॉर्म है जो आपको फिल करके आपको देने पड़ते हैं। ओके ओके, बराबर बराबर, बस जस्ट वांटेड टू नो दिस। थैंक यू अनीता जी। हाँ, Our next question is by Mr. Zohaib Khan, please. Mr. Zohaib Khan. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, Mr. Agarwal. Good evening, sir. Good evening. Go ahead. तो सर मेरे 3 सवाल थे। आई विल ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। पहला सवाल तो ये था कि आपने बोला था कि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो ओवरराइड करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ को। तो जो अभी फिलहाल जो प्रोबेट कंपलसरी नहीं है, तो अगर कोई विल एग्जीक्यूट करने जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर कर रहा है, तो मुस्लिम लॉ विल आई थिंक ओवरराइड प्रोबेट। तो इसीलिए आई थिंक प्रोबेट करना कंपलसरी होगा इन ऑर्डर फॉर द इंडियन सक्सेशन एक्ट टू ओवरराइड द मुस्लिम पर्सनल लॉ, राइट? यस। Okay. Does it apply even to Christian personal law? Yes, yes. In the same manner, it overrides the personal law. The personal law overrides the Succession Act. Okay, but अगर probate हो गया है, then it overrides the personal law. नहीं, प्रोबेट का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है पर्सनल लॉ। अच्छा, so अगर समझो अगर मैं अगर प्रोबेट कराता भी हूँ, तो भी I cannot use the will in that case. उसके लिए देखिए, उसके लिए जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का अलाइनेशन होगा। जो भी आगे जाके ट्रांसफर होगा उसके हिसाब से होगा, बाकी प्रोबेट के हिसाब से। Okay. Does it also apply for Christians in the same manner? मैं थोड़ा सा सर मतलब थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो पर्सनल लॉ जो है, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो गया, तो इसके बारे में मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप ये चीज, हाँ, तो मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप एक बार वो कंफर्म करके ही आगे फिर उसके ऊपर एक्ट करें। आई अंडरस्टैंड। और एक चीज था कि आपका लेट मी इंटरप्ट। जो आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक सक्सेशन एक्ट की बात कर रहे हैं, टिपिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट, राइट, है ना। आपका जो मैटर है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में चला जाएगा। ओके, दोनों कानून अलग अलग है, राइट, ठीक है। अभी आज का ये जो क्या कहते हैं इसको, जो प्रोबेट का नलाइटी का आया हुआ है, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के लिए है, राइट। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, राइट। अब आपने एक वसीयत बनाई है ना, आप कोई भी रिलीजन की क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने वसीयत बनाई जी। वसीयत को कानूनी कलर देने के लिए आप कहाँ जाओगे? कोई भी आप रिलीजन के हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान ना कुछ नहीं।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, खान साहब से पूछता हूँ, जोएब खान से, जी कि एक कानूनी कागज है, उसको लागू कराने के लिए आप कहाँ पर जाओगे? ऑब्वियसली कोर्ट जाओगे। जी, रजिस्टर्ड विल वगैरह करके। जी विल हो या ना हो, जी उसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट में क्यों जाना चाहते हो? अगर शांति प्रिय से काम हो रहा है तो कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी। जी पर आप ये अंदेशा ले रहे हो, अंदाज ले रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, एप्रीहेंशंस कर रहे हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होना है कहीं पे। मेरे बाप दादा, मेरे चाचा मामा, मेरे भाई बहन, मेरे ये, मेरी वो, मेरे बच्चे, मेरी बीवी कुछ ना कुछ करेंगे, जो कि स्वाभाविक है। और आज के दिन पे इतने जो लाखों करोड़ों केसेस चल रहे हैं, वो यही मुद्दे के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं। जी तभी प्रश्न घूम फिर के ये आता है कि एक वसीयत है ना? जैसे जी अगर हम मुस्लिम कभी मोमिनन कम्युनिटी का ले, तो उसमें तो ओरल भी वसीयत भी कानून बनती है वो। जी आई थिंक सो हिंदू में भी है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में है, लेकिन खाली जैसे आप हिंदू हो, शिप में गए हो, आपने जी कैप्टन को बोल दिया मेरा ये फला फला ये मेरा है, वो फाइनल हो गया, बिकॉज ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एट दैट मोमेंट। हम्म, पूछताछ में बात घूम फिर के ये आई कि आपकी एक वसीयत है, आप कोई भी कम्युनिटी के हो, लेकिन उसको कानूनी मान्यता देनी है, तो आप कहाँ जाओगे? जी आप कोर्ट जाओगे। करेक्ट। अब कोर्ट जाके कोर्ट में क्या बोलोगे कि मुझे ये वसीयत का या बिगर वसीयत का मुझे डिग्री दो, ऑर्डर दो, वगैरह वगैरह। करेक्ट। वो क्या चीज है? वो कौन से डॉक्यूमेंट से मिलेगा आपको? विल प्रोबेट करने के लिए। या तो प्रोबेट होगा जी या तो एलए होगा। ओके। तो लेट अस से आप किसी भी रिलीजन के हो, कोर्ट गए हो, तो आपको यही दो माध्यम से ही ऑर्डर मिलना है, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। राइट। अपने दोस्तों को एक चीज और भी बता दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अचल प्रॉपर्टी क्या हो गई? फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, कुआं हो गया, खेती हो गई, वगैरह वगैरह, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो इसके लिए आपको प्रोबेट नहीं मिलेगा। अगर बाकी प्रॉपर्टी के साथ में है तो मिल जाएगा, और सिर्फ इसी चीज की है डिस्कशन है, तो हमें सक्सेशन एक्ट के अनुसार वो 370 में लिखा है, 213 में भी लिखा हुआ है ये चीज, कि भाई ये छोड़ के आप प्रोबेट ले सकते हो। तो गाड़ी है, ज्वेलरी है, दागिने हैं, और स्कूटर है, और एक्सपेंसिव अल्कोहल है, या हमारी और खानदानी फोटो है, या पेंटिंग है, ये वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी में हो गई। तो इसके लिए सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेशन डालना पड़ता है। और बहुत से लोगों का ये गलत फहमी है कि लीगल हायर सर्टिफिकेट लेके आ जाओ तो प्रॉपर्टी मेरी होती है। लीगल हायर सर्टिफिकेट एक सिर्फ इतना ही बोलता है कि अनिल भाई थे, अनिल भाई का परिवार कौन कौन था, ये सर्टिफाई करता है। लेजिटिमेट परिवार कौन है और इलेजिटिमेट परिवार कौन है ना? अनिल भाई है, उसकी एक बीवी है, हिंदू है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। जी लेकिन बाद में जाने के परलोक सिधारने के बाद में पता चलता है उसकी एक और भी बीवी है, और उसके भी 2 बच्चे हैं। अब कानून के अनुसार अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली या जो भी कुछ बोल लो, ये उसकी बीवी को छोड़ के उसके सारे बच्चे को कानूनी अधिकार है उस अनिल भाई की प्रॉपर्टी पे हक जमाने का। अब ये डिसाइड करने वाला तो सिर्फ कोर्ट है। तो प्रोबेट हो या एलए हो, जाना तो कोर्ट ही है, और ये लाना है, आप कोई भी रिलीजन की क्यों ना हो। जी और कोई प्रश्न है खान साहब आपका? जी या और एक था कुछ, सवाल। मैंने आपको इंटरप्ट किया? गो अहेड। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने डिटेल में समझाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्रोबेट कॉल ऑफ कर दिया जा चुका है 2025 में, तो ये जो म्यूटेशन वगैरह होता है प्रॉपर्टी का डीड ऑफ ट्रांसफर के थ्रू, तो क्या उसमें फिर प्रोबेट कंपलसरी है कि वो विदाउट प्रोबेट भी किया जा सकता है? एडवोकेट साहब जवाब देंगे। सर प्रोबेट का मैंडेटरी अभी नहीं है, अगर लेकिन कुछ डिस्प्यूट वगैरह है तो वहां पे आगे जाके कॉम्प्लिकेशन करने से अच्छा प्रोबेट करा लो, लेकिन वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। डायरेक्टली विल ही एग्जीक्यूट हो सकता है। अच्छा
जैसे म्यूटेशन कराना होता है सारे रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड्स तो में, yes. तो उसके लिए अगर कोई जैसे जिसका डिस्प्यूट नहीं है, वो अगर विल दे के अगर सोसाइटी में ट्रांसफर करा के पूरा कंप्लीट कर देता है प्रोसीजर, और उसके बाद में वो म्यूटेशन करना चाहता है, तो वो दैट इज तो हो इनफ, वो ही जाता है, हैज टू, yes, ओके, विदाउट प्रोबेटी हो जाना चाहिए। विदाउट प्रोबेट भी हो जाता है। लास्ट सवाल मेरा ये है सर कि एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो नॉमिनी भी हैं विद द नॉमिनेशन फॉर्म, और वो लीगल हायर भी हैं। वैसे सोसाइटी ने नॉमिनेशन भी रिजेक्ट कर दिया है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी रिजेक्ट कर दिया है नॉमिनेशन, प्रोविजनल मेंबर सॉरी। अभी फिलहाल डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास रिविजन अपील चल रहा है। सो अभी फिलहाल अगर हम अगर हम फ्रेश एप्लीकेशन देते हैं बोनाफाइडी मेंबरशिप के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2025 में कॉल ऑफ कर दिया जा चुका है विल प्रोबेट करना, सो विल दैट बी समथिंग दैट can be done, or will that be treated as an objection in terms of an ongoing dispute? Because that's provisional and this is a bona fide membership with the will. सर और इसके बारे में जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जो आप बोल रहे हो कि रिजेक्ट कर दिया है, मेरे हिसाब से देखिए, जब तक आपकी ये डॉक्यूमेंट्स पूरे गो थ्रू नहीं कर सकते, ऑर्डर वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है, अभी तक का जो भी जिस तरीके से प्रॉपर्टी का आगे बढ़ा है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हुआ है, वो सर पूरा डॉक्यूमेंट्स एक बार गो थ्रू करने के बाद ही इसके ऊपर एडवाइस देना ये बेटर है। डायरेक्टली ऐसे स्पेसिफिक केस के बारे में डायरेक्टली ये करना थोड़ा मुश्किल है, तो डॉक्यूमेंट्स understand. देखने के बाद ही वो कर सकते हैं। Thank you, Mr. Kalyankar, sir. वकील That साहब, will be एक all. टेक्निकल क्वेश्चन है खान साहब जी। के क्वेरी के ऊपर। जैसे उन्होंने कहा कि भाई वसीयत है, नहीं है, नॉमिनी है, वगैरह वगैरह, प्रोबेट नहीं करना है, एलए भी नहीं लाना है, चलो सब कुछ कर लिया। एक दूसरा एक लूपहोल के बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं 2 मिनट के लिए कि जो बेटा है सुनील भाई, वो एक वसीयत लेके आता है, बोला ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दिया हुआ है बापू ने, अनिल भाई ने, और सोसाइटी ने बोला कि ठीक है प्रोबेट की जरूरत नहीं है, एलए की भी जरूरत नहीं, हम कर देते हैं बेट बेसिस ऑन द विल। ठीक है, 6 महीने के बाद में गूगली आती है। गूगली का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड। खान साहब कुछ एलॉरमेट करेंगे आप, गूगली का मतलब क्या? अनएक्सपेक्टेड Challenges. चैलेंजेस, Dispute आ हिचेस, जाता है. हिचेस, Yes. हिचेस आ जाते हैं। तो वो जो दूसरा है, जी। सुरेश भाई है, भाई सुनील भाई का भाई, वो एक और विल लेके आता है। अब क्या होता है, अब सोसाइटी बोलती अरे मी तो ट्रांसफर करून टाकलं। सुरेश भाई बोलता है अब तो तुमको मैं कोर्ट में लपेटे पे लेता हूं, क्योंकि ना तो तुम प्रोबेट में लेके आए हो और ना तो एलए लेकर आए हो, एंड यू आर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन वेदर दिस विल इज खरं और खोटा, ट्रूथ और फॉल्स। Right. You should have followed the procedure of LA, which is now mandatory, because here it is saying in this particular amendment, दिसंबर वाला जो अमेंडमेंट हम चर्चा कर रहे हैं, to be established by letter of administration shall be substituted. For example, Kalyankar sir, with your permission, I will reproduce that particular page. Yes. Khan sahab, can you read it? Yes. So now this particular page, ये अमेंडमेंट वाला पन्ना है, 1925 लिखा हुआ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है।
तो 213 तो डिलीट कर दिया है। अब Right. 370 में बोल रहा है कि टू बी इस्टेब्लिश्ड बाय लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब वो जो प्रोबेट का क्लॉज था 213 में क्राइटेरिया था, वो बोला जा रहा है कि अभी वो तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, 213 तो डिलीट कर दिया, अब उसके जगह में क्या लेकर आ गए, उसके जगह में एलए लेकर आ गए। Right. अब मुद्दा ये हुआ कि कुछ भी कर लो, कोर्ट जाना ही जाना है, नहीं तो दूसरा सुरेश भाई आएगा, रमेश भाई आएगा, सुनील भाई आएगा, वगैरह वगैरह, वो सब आएंगे और Right. बोलेंगे ये रहा विल, अनिल भाई मरने के 2 मिनट पहले अंगूठा लगा के गया, डॉक्टर का ठप्पा है, रिलेशंस के ठप्पे हैं, ये फाइनल है। दूसरा बोलता है 1 मिनट पहले का ये दूसरा विल। ठीक है, कितने लेकुना से देखो कानून में लूपहोल्स हैं। जी। तो ये सब बड़ी- डिटरमाइन कौन करता है फिर? ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कर सकता है। जैसे आपने पूछा कौन ही करना, कौन करेगा ये चीज? जी। सोसाइटी कर सकती है क्या? एलए बिगर एलए के, बिगर प्रोबेट के, खाली कानूनी एक कागज लेके आ गया तो वो एक, इसीलिए कानून में उसमें वो जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है जिसमें 124(b)(17) है या जो भी है वो, उसमें ये लिखा है, सेक्शन सब में लिखा है कि अगर मैनेजिंग कमेटी को ये प्रतीत होता है, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसमें एक बड़ा फनी क्लॉज है कि अगर उस मैनेजिंग कमेटी को ये प्रतीत होता है, इट सीम्स कि ही इज द लीगल, तो उसको प्रोविजनल मेंबरशिप दे दिया जाए, जो आपके केस में हुआ, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। एनीवे, खान साहब, थैंक यू। वी विल टेक अप आवर वन लास्ट क्वेश्चन Thank you very much, sir. बाय लच्चू राजवानी, प्लीज। लच्चू राजवानी। नमस्ते सर, बहुत बहुत आभारी। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो एलए का चार्जेस होता है वो भी 75,000 कैप है उसमें? हेलो, यस सर, यस। उसपे भी एलए पे भी 75,000 का कैप है कैप है। मैक्सिमम? 75,000 है? अच्छा, ठीक है, यही पूछना था। थैंक यू। वेरी सो लचानी साहब, वो कैप नहीं रहेगा। सरकार जैसे इम्प्रोवाइज कर रही है अपने आप को। जैसे आपको याद होगा एक समय पे 75,000 है। तो एक समय पे आपको याद होगा स्टैम्प ड्यूटी इतना ही था, करते 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 5% लेकर आए, अभी फिर भी मेट्रो सेस भी सेटिस्फेक्शन लगा नहीं दिया। हुआ, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर बोला अच्छा नहीं, अब तो 1% मेट्रो सेस भी मेट्रो लगाएंगे, सेस भी लगा दिया। और गांव एरिया में और कुछ लगा के 7% कर दिया। तो ये जो अभी हम लोग 75 हजार करे जा रहे हैं, वेरी हाँ। सून जी जी। वो क्राइटेरिया भी हट जाएगा। केलकर साहब, आपका एक प्रश्न था सर। जी। विल टेक अप लास्ट क्वेश्चन प्लीज। एक छोटा सा प्रश्न है सर, कैन Yes, दी sir, yes, sir. बेनिफिशियरी इन द विल बी एन एग्जीक्यूटर? जैसे कि विल जब बनाते हैं, एक फादर बनाता है विल, जिसके 4 बेटे हैं और प्रॉपर्टी 4 में समान बांटता है, बट करने के लिए बड़े को या छोटे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आफ्टर माई डेथ द प्रॉपर्टी शुड बी सोल्ड and should be distributed equally amongst all 4 of you mentioned in the will. So is there a need for a letter of administration on somebody else's name, or only a probate is enough if required? यार मेरे हिसाब से तो देयर इज नो बार टू अपॉइंट द बेनिफिशियरी एज एग्जीक्यूटर। अच्छा, वो तो किया जा सकता है। beneficiary can be executor also. यस। An executor can be anybody, Kelkar sahab. Right. Beneficiary, Beneficiary non-beneficiary. also. Right. You can even depute an NGO or a trust or anybody else to do the needful. No problems about it, sir. Right. मैंने बहुत सारे विल में जो एडवोकेट विल बना रहे हैं उसको ही एग्जीक्यूटर बनाते हुए भी देखा है, तो वो भी हो सकता है। या फिर बहुत पुराने जो विल हुआ करते थे उसमें मैंने ये देखा है कि उस सिटी का जो बार काउंसिल का, बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उसके नाम, उसके हिसाब वो लिख देते थे कि प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ मुंबई, पुणे, ऐसे। तो उस टाइम पे जो होगा वो दैट कैन एग्जीक्यूट द विल, इस तरीके से भी होता है।
सर जैसा कि पूना में रजिस्टर्ड विल एग्जीक्यूट हो गया, तो नॉर्मली इंडेक्स 3 इज बीइंग गिवन, आई मीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद. बट इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स, फॉर एग्जांपल से अकोला, अमरावती और अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, देयर इज नो इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3. देयर इज सम 6-2, 6-2 या 7-12 ऐसे नमूने होते हैं. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस लाइक दिस? व्हाई नॉट इंडेक्स 2 और इंडेक्स मेरे 3? हिसाब से तो ये नई इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, क्योंकि जो 7-12 होता है वो जो लैंड होती है उसके बारे में होता है. जो इन जनरल जो प्रॉपर्टी का जो जब भी ट्रांसफर होता है तो इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 का ही मिलता है. तो मुझे ये नहीं, चीज नहीं पता थी, इसलिए मुझे पहले इंडिपेंडेंट बैंगलोर जो है, इंडिपेंडेंट बैंगलोर या एरिया जहाँ फ्लैट्स नहीं है और जहाँ सोसाइटी नहीं है, वहां पे ये 6-2 या 7-12 ऐसा नमूना मिलता है. नहीं. तो देखिए, जब भी ट्रांसफर होता है तो इंडेक्स 2 जनरेट होगा ही, और उसका जो इफेक्ट होगा, जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेम होगा, वहां पे अगर 7-12 है तो 7-12 पे होगा. इस तरीके से वो होता है. तो इंडेक्स 2 ऑल टुगेदर देंगे ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा. मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन, आई विल वेरीफाई इट. हाँ प्लीज. Kelkar sahab, I will add it for the benefit of our friends here. Index 2, आप जब भी एक डीड रजिस्टर करोगे, कोई भी डीड हो, सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो या रिलीज डीड हो या सेल सर्टिफिकेट हो, सेल सर्टिफिकेट वो ऑप्शन वगैरह से आता है, वो सब जब आता है तो इंडेक्स 2 IGR के ऑफिस में रजिस्टर करना है, SRO ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में. 7-12 कौन इश्यू करता है? क्या वो सब SRO ऑफिस इश्यू करता है क्या? नहीं, ये तहसीलदार है असम्बली. तलाठी. हाँ, तलाटी तलाठी. ऑफिस इश्यू करता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं. अभी वो बोलता है कि अच्छा, शेती कोणाच्या नावावर होती? अनिल भाईच्या नावावर होती, अनिल सेठच्या नावावर होती. त्याचे आता फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहे? बायको आहे, 3 लेकर आहे, 3 बच्चे लोग हैं, वगैरह वगैरह. तो उसके पास में अथॉरिटी है, अनफॉर्चुनेट, एनीदर लीगल लूपहोल, अनफॉर्चुनेटली, कि वो आपसे एक सिंपल अर्जी लेके, डिक्लेरेशन लेके, वो आपके बीवी और बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है आपके आने जाने के बाद में. उसमें इंडेक्स 2 नहीं बनता कभी भी. कोर्टों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब तक डीड ना हो, टाइटल ट्रांसफर डीड ना हो, तब तक ये सारी एंट्री आपको ये अधिकार नहीं देती बोलने का कि मैं मालिक हूं इस जगह का. तो अगर आपने सोचा कि मेरे दादा के प्रॉपर्टी, मेरे गांव पे जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, और मैं तलाठी के पास में गया, उसने मेरा नाम 7-12 पे चढ़ा दिया, फॉर्म 6 से 7-12 वगैरह वगैरह पे चढ़ा दिया, तो आप मालिक हो गए. वैसा नहीं है सर, है ना? अनिल भाई है ना, अनिल भाई की 4 बीवी है, हिंदू है लेकिन 4 बीवी है, और उसके सबके 2-2 बच्चे हैं. आपने अपने नाम पे फॉल्स डिक्लेरेशन देके या ट्रू डिक्लेरेशन देके, उस घड़ी में ट्रू लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये मालूम पड़ता है कि उसके और 3 बीवी और उसके और 6 बच्चे, सबका इक्वल हक है. वो सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली. तो इस चीज के लिए डीड हो तो इंडेक्स 2 जनरेट होएगा, और IGR के वेबसाइट में परमानेंटली आपको दिखाई देगा. वो 7-12 IGR के वेबसाइट में नहीं दिखाई देता है. तो आप 7-12 पे नाम चढ़वा भी लेते हो ना, तो भी मालिक नहीं होने वाले हो सर आप. एनीवे, इट्स नियरली 9 o'clock. We will conclude. Advocate Kalyankar साहब, thank you very much for joining in, and thank you very much for accepting my टेढ़ा-मेढ़ा arguments also, but it was for the benefit of all of our members. मुद्दा यही था हमारा आज के चर्चा का, कि हम लोग इतना चर्चा करें कि शायद कोई हमारा नया व्यू पॉइंट सामने आ जाए. कल्याणकर साहब, एक योगेश मेहता का एक लास्ट क्वेश्चन है. डू यू थिंक यू हैव द टाइम सर? यस, ले सकते. ओके, मिस्टर योगेश मेहता, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन. मिस्टर योगेश मेहता.
Mr. Yogesh Mehta, are you there? ठीक, आई थिंक वो बाय मिस्टेक। या हमारे पुराने मित्र हैं मिस्टर नवीन जैन। नवीन जैन साहब कुछ बोलेंगे आज के बारे में? आपको ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। नहीं, अच्छा आज लर्निंग हो गया कल्याणकर साहब का, और आपका भी जो आर्ग्यूमेंट से भी एक नया चीज लोगों को जानने मिल गया, और आगे दिमाग में सब ये रहेगा। कोई भी इस टाइप के लर्निंग के लिए माने आप दोनों का धन्यवाद। Thank you, Jain sir, for joining in today. Special thanks to you, Advocate Chinmay Kalyankar sir, for joining in today and sharing your knowledge and information. Before we concluding, I am inviting anybody who wants to speak at our Saturday evening webinars and share your good or bad experiences specifically relating to your society issues. You are invited to speak, support, and motivate other members. If interested, please send me a private WhatsApp message on the same number, and we will arrange a webinar for you. Thank you, Mr. Kalyankar. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Thank you, sir. Wishing all friends Thank you, a sir. healthy and peaceful life forward. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. And Thank you, Kalyankar, sir.